प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग भारत में नारियों की दशा पर एक चर्चा आप सबके बीच करना चाहते हैं। इससे पहले हमें जॉन किट्स का वह कोटेशन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वीमेन टेलिंग हिम दैट ही इज रॉन्ग। यानी हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री होती है जो उसे गलत कार्य करने से रोकती है। भारतीय दार्शनिकों में हमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का वह कोटेशन याद आता है जिसमें उन्होंने यह कहा था कि एक कन्या का जन्म लेना इस बात का परिचायक है कि अभी ईश्वर मानव जाति से नाराज नहीं हुआ है। वहीं थॉमस फुलर ने कहा था कि मेरा बेटा तभी तक मेरा बेटा है जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, लेकिन मेरी बेटी ताउम्र बेटी रहेगी। यानी स्त्री के परिप्रेक्ष्य में, कन्या के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरीके से अपनी बातें कही, लेकिन इस चर्चा में हम लोग भारतीय इतिहास के मद्देनजर स्त्रियों की दशा जो निरंतर जिसमें उतार चढ़ाव होता रहा उस पर एक परिचर्चा यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहेंगे। भारत के इतिहास के अवलोकन से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि स्त्रियों की दशा एक जैसी नहीं रही। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहे। हिंदू समाज में जहाँ उसे मर्यादा और आदर्श का प्रतीक समझा गया और एक कन्या के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में या स्त्री और लक्ष्मी के रूप में उसे सुख समृद्धि को दीप्त और पुंजित करने वाला माना गया या कहा गया। इतिहास के मद्देनजर जब हम हड़प्पा सभ्यता पर एक दृष्टि डालते हैं तो ये पाते हैं कि उस सभ्यता के उत्खनन के दौरान हमें बहुत सारे स्त्री मूर्तियां प्राप्त हुई, जिसके आधार पर हमें कह सकते हैं कि हड़प्पा युगीन समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक समाज रहा। वैदिक युग में जहाँ तक ऋग्वैदिक युग की बात है, ऋग्वैदिक युग में स्त्रियों को अत्यंत उच्च दर्जा प्रदान किया गया था। विश्वारा, घोषा, पाला, सिक्ता जैसी विदुषी कन्याओं के नाम का उल्लेख हमें प्राप्त होता है और कहा जाता है कि जो आर्यों की प्रमुख संस्थाएं थीं, सभा, समिति और विदत, इनमें उनका प्रतिनिधित्व भी था। कुछ स्त्रियां जीवन भर शिक्षा ग्रहण करती थीं, उनको ब्रह्मवादिनी कहा गया। लेकिन जैसे जैसे ऋग्वैदिक युग के बाद हम उत्तर वैदिक युग की ओर आते हैं, स्त्रियों की दशा में कुछ गिरावट देखते हैं। लेटर वैदिक एज में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद हमें मिलता है, जिसमें याज्ञवल्क्य के नाम के ऋषि गार्गी नाम की कन्या को धमकाते हुए कहते हैं कि तुम मुझसे बहस न करो, नहीं तो तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। एक पुरुष के द्वारा एक स्त्री से इस तरीके से बात करना इस बात का परिचायक है कि इस समय तक स्त्रियों की दशा में गिरावट आने लगी और कालांतर में यह देखा गया कि स्त्रियों पर अनेक तरीके से प्रतिबंध लगाए गए और उनके जीवन को एक सुरक्षा चक्र से घेर दिया गया। बाल्यावस्था में जहां पिता का नियंत्रण होता था, विवाहोपरांत पति का नियंत्रण होता था और वृद्धावस्था में पुत्र का नियंत्रण होता था। इस सुरक्षा चक्र से वह बाहर नहीं आ सकती। गुप्त काल में जहां हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हुआ, वहीं हिंदू धर्म में अनेक संप्रदायों का भी उद्भव हुआ, जिसमें एक शाक्त संप्रदाय था और उसमें स्त्री को शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। गौरी और भवानी के रूप में भी उसे प्रस्तुत किया गया और पूर्व मध्य काल में हम ऐसा पाते हैं कि स्त्रियों पर नियंत्रण कठोर होने लगा और पुरुषों का एकाधिकार निरंतर बढ़ने लगा। साथ ही साथ इतिहास के विभिन्न युगों में, जैसे बौद्ध युग की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि उस अवधि में स्त्रियों की दशा दयनीय रही, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने स्वयं यह माना था कि सत्य की खोज में स्त्री बाधक है और
यही कारण रहा कि बुद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देने के पक्ष में अपने जीवन काल में नहीं रहे। अंततः उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद की जिद से स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, लेकिन यह कहा कि यह धर्म अपने जन्मभूमि से 1000 साल में लुप्त हो जाएगा। और बाद में ऐसा सही भी हुआ। भारत की भूमि से जहाँ पर बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ था, वह धर्म अपने ओरिजिन से लेकर अगले 1000 साल बाद लुप्त प्राय हो गया था। तो इस तरह बौद्ध युग में यह कहा गया कि जिस तरह से गन्ने की फसल में कीड़े लगने से फसल नष्ट हो जाती है, पाला पड़ने से फसल नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्त्रियों के प्रवेश से जो संघ था वह भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। बौद्धों के बाद जो मौर्य युग आया, जिसमें भारत में एक विशाल साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, उस युग में या उस युग के इतिहास से हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि शासक स्त्री अंगरक्षिकाओं से घिरा होता था, यानी सुरक्षा के कार्य भी स्त्रियों के द्वारा किए गए। धार्मिक कृत्यों में उनको बराबर इम्पोर्टेंस दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया, संपत्ति का अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया, और यहाँ तक कहा गया कि अगर उस पर अत्याचार होता है तो उस अत्याचार के विरुद्ध वह न्यायालय में जा सकती थी। अगर स्त्री की हत्या होती थी तो मौर्य काल में एक जघन्य अपराध माना जाता था। दूसरी ओर मौर्य काल में भारत आने वाले यूनानी यात्री जिन्होंने इंडिका लिखा था, उन्होंने एक बात इंगित किया है कि स्त्री शिक्षा के पक्ष में ब्राह्मण नहीं थे। तो ऐसा एक धारणा है उस क्षेत्र जहाँ मेगास्थनीज राजधानी टाउन में रहे, पाटलिपुत्र में रहे, वहां पर उन्होंने ऐसा देखा होगा। गुप्त युग में हम ये पाते हैं कि भारतीय समाज में बाल विवाह आरंभ हो गए। इसके पीछे मुख्य कारण था जो भारत में होने वाले बाह्य आक्रमण। पिता अपनी जिम्मेदारियों से जल्दी मुक्त होने के परिप्रेक्ष्य में वह अपनी बालिका का विवाह समय से पूर्व यानी बाल्यावस्था में ही कर देते थे। गुप्त युग में संपत्ति के अधिकार से भी उसे स्त्री को वंचित किया गया। वेदों के अध्ययन पर पाबंदी लगाई गई, उपनयन संस्कार पर पाबंदी लगाई गई, और जिस तरह से बहु विवाह हुए या सती प्रथा का भी एग्जाम्पल अभिलेखीय साक्ष्य में 510 एडी का एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये सारी बातें स्त्रियों की गिरती दशा का परिचायक कही जा सकती हैं। हर्ष के युग में भी बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा चलन में रहे, और जब हम राजपूत युग में आते हैं तो उस युग में हमें देखने को मिलता है कि कहीं कहीं स्वयंवर का उल्लेख, महाकाव्यों में भी, रामायण में भी, महाभारत में भी हमें स्वयंवर के एग्जाम्पल मिलते हैं। यानी स्त्री को भी अपने पति का चुनाव करने का राइट प्राप्त था। और राजपूत युग में जो कुलीन परिवार होते थे उसमें स्त्री का सम्मान था, लेकिन यहाँ से ही नैतिक पतन होना आरंभ हो गया था। कालांतर में भारत में मुस्लिम इन्वेजन हुआ, और जब हम सल्तनत पीरियड के इतिहास को देखते हैं तो ये पाते हैं कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आने लगी। और यहाँ पर तुलनात्मक रूप से जब हम स्त्रियों की बात करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि हिंदू समाज में स्त्रियों की दशा क्या थी, मुस्लिम समाज में स्त्रियों की दशा क्या थी। और जब हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि हिंदू समाज की अपेक्षा मुस्लिम समाज में या इस्लामिक समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। सल्तनत काल में ही फिरोज शाह तुगलक 1351 to 1388 के शासन काल में स्त्रियों को संतों की कब्रों या मजारों पर जाने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही साथ इस अवधि में कहा जाता है कि कन्या का जन्म होता था तो लोग काफी दुखी भी होते थे। मुगल शासन काल में समाज में पर्दा प्रथा का चलन था, बाल विवाह का चलन था, बहु विवाह का चलन था, वेश्यावृत्ति का चलन था, और उन्हें शिक्षा से भी मरहूम रखा जाता था।
कुलीन समाज में या राज परिवार में कुछ एजुकेटेड स्त्रियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। गुलबदन बेगम हुई, नूरजहां हुई, ये लोग शिक्षित तो रही और काफी इन्होंने कार्य भी किया, लेकिन निम्न वर्गीय आम जन में शायद स्त्रियों में शिक्षा की व्यवस्था उस समय स्पष्ट तौर पे नहीं थी। और जब भारत में यूरोपियंस आए और उन्होंने जो कुछ देखा तो ये पाया कि 19वीं सेंचुरी का जो भारतीय समाज था वह पतनावस्था की ओर जा रहा था, जिस समाज में बाल विवाह हो रहे थे, बहु विवाह हो रहे थे, पर्दा प्रथा का चलन था, सती प्रथा का चलन था, दहेज प्रथा का चलन था, यानी स्त्री का जीवन एक बंधन में जकड़ा हुआ था। लेकिन अंग्रेजी शासनकाल के दौरान या इंडियन रेनेसां के दौरान भारत में स्त्रियों के उद्धार की दिशा में कई प्रयास हुए, कई कार्य हुए और इस बहुमुखी प्रयत्न से जो सामाजिक कुरीतियां थीं या स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में उनसे उन्हें मुक्ति मिली। 1829 में विलियम बैटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को निषेध किया। बालक बालिकाओं के लिए विवाह के लिए एज निर्धारित किए गए, बहु विवाह को बैन किया गया, अल्पायु विवाह को बैन किया गया, पर्दा प्रथा के जो चलन थे उसे समाप्त करने की कोशिश की गई। और कालांतर में जब सती प्रथा को 1829 में बैन किया गया, 1830 में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी इसे लागू किया गया, उस अवधि में या उसके बाद जब समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी, इसी के मद्देनजर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से अंग्रेजी सरकार ने 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट लाया और इस विडो रीमैरिज एक्ट के द्वारा ऐसी विधवाएं जो कम एज में विधवा हो जाती थीं उन्हें पुनर्विवाह करने का अवसर प्रदान किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पुत्र का विवाह एक विडो से कराकर समाज के सामने एक अनूठा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। तत्कालीन समय में बंगाल में जो साड़ियां बनी उसके बॉर्डर पर लिखा होता था विद्यासागर चिरंजीव। तो इस तरह का स्तुत्य कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। विमेन्स एजुकेशन के लिए उन्होंने प्रयास किया। दयानंद सरस्वती ने डीएवी के माध्यम से स्त्री शिक्षा का प्रसार किया और स्वामी विवेकानंद ने अध्यात्मवाद के माध्यम से स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया। मुसलमानों में सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया और जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चला तो उसमें हमें पाते हैं या देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों को घर से निकाला, जुलूस में उन्हें शामिल किया, प्रदर्शन कराया, सभाओं में भाग दिलाया और इस तरह आधुनिक युग में विदेशी संपर्क के मार्फत स्त्रियों की दशा में निरंतर कमोबेश सुधार होने लगे। 1829, 1856 का एक्ट तो था ही। 1929 में शारदा एक्ट के माध्यम से विवाह के एज 18 और 14 पुरुषों और स्त्रियों के लिए निर्धारित किए गए। 1937 में संपत्ति का अधिकार उन्हें दिया गया। 1943 में मैटरनिटी रिलीफ उन्हें प्रदान की गई और भारत के संविधान ने स्त्री और पुरुष में किसी तरह का अंतर या भेद नहीं रखा। फैक्ट्री एक्ट में भी ब्रिटिश शासनकाल में हम देखते हैं कि स्त्रियों के लिए अलग से उपबंध बनाए गए। जहां तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बात है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जब तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया था, उसमें हमें एक माधुरी नाम की बालिका का उल्लेख प्राप्त होता है जिसके पास सत्याग्रही गए तो उस बालिका को लगा कि मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो कान में सोने की बाली पहनी थी, उसको निकालकर उसने तिलक स्वराज फंड में दान दे दिया। क्रांतिकारियों की मदद करने वाली दुर्गा भाभी या दीक्षांत समारोह में बीना दास ने चीफ गेस्ट पर गोलियां चलाई। तो इस तरह से अनेक उदाहरण हमें
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी देखने को मिलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी के माध्यम से हम उस वीरांगना के बारे में भी बहुत कुछ जान पाते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, उसमें 14 वर्षीय बालिका कनकलता के शौर्य की हम बात करें, या 73 वर्षीय मातंगिनी हजारा जिन्होंने तुमलुक संघर्ष में भाग लिया था, उनकी बात करें, ऐसे बहुत सारे स्त्रियां हैं जिन्होंने तदयुगीन समय में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया। देश की स्वाधीनता के पश्चात 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, 1961 में दहेज को गैर कानूनी घोषित किया गया, और इस तरह आधुनिक भारत में स्त्रियां संसद हो, विधानसभा हो, प्रशासन हो, पुलिस हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, समग्र रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो लक्ष्य है उससे वह अभी दूर है। तो इस तरह हमने आज बात किया भारत में या भारतीय इतिहास में स्त्रियों की दशा अतीत से अद्यतन क्या रही, इस परिप्रेक्ष्य में।